नमस्कार दोस्तों, हम भारत के लोग थ्री के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता दयाराम जी के विचारों की, जिन्होंने लिखा है कि विषमता की बेल लोकतंत्र के लिए घातक है। आर्थिक सामाजिक असमानता समाज को विभाजित करती है, शोषितों के अधिकार छीनती है और लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर देती है। यूजीसी एक्ट कानूनों में अगर समानता और पहुंच पर ध्यान ना दिया जाए तो उच्च शिक्षा भी अमीरों तक सीमित हो जाएगी। पार्टी का दृष्टिकोण स्पष्ट है, बिना राजनीतिक सत्ता के मूल्यवासी और वंचित वर्ग अपने हक नहीं बचा सकते। इसलिए विषमता के खिलाफ संघर्ष जरूरी है। क्या आप सहमत हैं? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इस लेख में इन्होंने क्या कुछ कहा है। लेख का शीर्षक है विषमता की बेल लोकतंत्र के लिए घातक और यूजीसी एक्ट। देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा भारतीय जनता की संविधान निर्मात्री प्रतिनिधि सभा अर्थात देश की जनता ने संकल्प लिया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का निर्माण करेंगे। संकल्प भी ऐसे समय में जब जीवन के पूर्व निर्धारित ब्राह्मणवादी मूल्य पूर्वतः जिंदा थे। उनको नकारे बगैर ही भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प लिया गया। भारत पहले राष्ट्र नहीं था, वह रियासतों में विभाजित था। रियासतों के राजे महाराजे अपने रियासतों के विस्तार के लिए प्रायः आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक सुनिश्चित भूभाग में आवासित जनसमूह को राष्ट्र कहते हैं, जो समता के भाव से रहता हो। जाति व्यवस्था के कारण भारत विषमता की बेल से आच्छादित था। वर्ण और जाति व्यवस्था प्रथागत परंपराओं, आस्थाओं, मान्यताओं और विश्वासों से संरक्षित और सुरक्षित थी, जिसके कारण भारत गुलाम हुआ। जिसे नकारे बगैर हमने भारत को सशक्त राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प लिया, उसका खमियाजा आज पूरा भारत भुगत रहा है। भारत निसंदेह मुस्लिम आक्रांताओं और अंग्रेजों की भौतिक गुलामी से मुक्त हुआ, किंतु आर्य पीड़ितों द्वारा थोपी गई मानसिक गुलामी से देश मुक्त नहीं हुआ था। सामाजिक विषमता की बेल पूर्वतः हरी भरी रही। समाज में जो निद्रादित रहा वही दरिद्र भी रहा। भारत में सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी का चोली दामन का साथ रहा है। शास्त्र सम्मत मूल्यों ने जिन्हें निरादर दिया, वही भारत में दरिद्रता की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुए और आज भी है। उत्तरी भारत में जंगलों में एक पौधा पाया जाता है, वह मैदानी भागों में भी कहीं कहीं दिखाई देता है। उसको लोग अमर बेल के नाम से जानते हैं। देश के दूसरे भागों में कोई और नाम से लोग पुकारते होंगे, मैं इसे बता नहीं सकता। अमर बेल पौधे का तना पीले रंग का होता है। इसकी जड़ जमीन में नहीं होती, यह जड़हीन पौधा है। इसकी बेल पेड़ों पर फैली हुई होती है। यह अमर बेल जिस पेड़ पर फैली होती है उसे ही अपना खुराक लेकर हरी भरी रहती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वह जिस वृक्ष पर अपना रैन बसेरा बनाती है उसे वह सुखा देती है। ठीक उसी प्रकार विषमता की बेल जो आर्य ब्राह्मणी व्यवस्था की देन है, उसने भारतीय लोकतंत्र को फलने फूलने में बाधक बनी हुई, जिसके कारण लोकतंत्र भारत में फल फूल नहीं पा रहा है। विषमता की यह बेल लोकतंत्र के लिए घातक है। ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में विषमता की बेल को नष्ट करने के नियम और कानून नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में ही समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने का प्रावधान है। फिर भी शासक जातियों ने अपने संवैधानिक संकल्प को पूरा नहीं किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे और अनुच्छेद 15 में व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई करेगा तो वह दंड का भागी होगा। कांग्रेस 60 से 70 साल तक केंद्र में सत्ता में रही। उसके शासन काल में
विषमता की बेल हरी भरी रही। देश में जातिगत भेदभाव ही नहीं, जातीय दंगे और फसाद भी हुए। देश में मूल निवासियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। कई हजार सिखों को जिंदा जला दिया गया। सन 2014 में भाजपा सरकार में आई। आज पुस्तक लिखते समय भी भाजपा की सरकार है। भाजपा ने अपने शासनकाल को अमृत काल घोषित किया। भाजपा के अमृत काल में जातीय भेदभाव अधिक बढ़ा। सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भाजपा ने दिया, किंतु भाजपा के नेताओं ने ही बेटियों की आबरू लूटी और उन्हें मौत के घाट उतारा। पूरा देश जानता है कि बेटियां पढ़ लिख ना सके, उनका शिक्षा का दरवाजा बंद करने के लिए शास्त्र सम्मत अपने पुरखों के धर्मादेशों का अनुपालन करने के लिए नई शिक्षा नीति लाकर स्कूलों को बंद करने का संकल्प सरकार ने ही लिया। भाजपा के शासन काल में विषमता की बेल अमर बेल की भांति उच्च शिक्षण संस्थानों तक फैल गई। मूल निवासी समाज के बच्चे विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके। उनके साथ जातीय उत्पीड़न इस तरह किया गया कि रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तडवी जैसे सैकड़ों मूल निवासी छात्र छात्राओं और डॉक्टरों ने खुदकुशी कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। भाजपा ने आर्य संस्कृति के रक्षक साधु संतों को आगे कर धर्म की राजनीति को बढ़ावा दिया और भाजपा के शासन में ही ऐसा नारा लगाया गया कि जैसे भाजपा विषमता की बेल को नष्ट करके ही दम लेगी। कुछ नारा ये है, जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हैरत तो इस बात की है कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं को मारा और उनका इतना अधिक उत्पीड़न किया कि वे खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गए। मारने वाले भी हिंदू और मार खाने वाले भी हिंदू। दोनों का धर्म भी एक, दोनों में अंतर केवल इतना कि मारने वाले सवर्ण हिंदू और मार खाने वाले शूद्र अति शूद्र हिंदू। विश्वविद्यालय में एससी एसटी ओबीसी छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव ना हो, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2025 को यूजीसी विधेयक को मंजूरी दी। 15 दिसंबर 2025 को यूजीसी विधेयक संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक्ट बना, अर्थात भेदभाव निवारण अधिनियम 2026। यूजीसी एक्ट की घोषणा होते ही सवर्ण छात्र छात्राएं और यहां तक सवर्ण अधिकारियों ने भी यूजीसी एक्ट के विरोध में सड़क पर निकल पड़े। यूजीसी एक्ट के विरोधियों ने नारा लगाया, यूजीसी कानून वापस लो नहीं तो गद्दी खाली करो। यहां तक कि सवर्ण अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री का पुतला जलाने और उन पर अभद्र टिप्पणियां करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। संसद में भी सत्तारूढ़ दल के कुछ सांसदों ने भी आंदोलनकारियों के सुर में सुर मिलाकर अपनी बातें रखने का प्रयास किया। विपक्ष पहले से ही यूजीसी बिल का समर्थन कर रहा था। इसी दौरान भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने तमतमाते स्वर में कहा, क्या धमकाना चाहते हो भाई? ये संसद का कानून है, सभी को स्वीकार करना होगा। आप कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर पर बंधन कारक है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह के एक एक शब्द अछूतों और पिछड़ों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जो सच नहीं है। ये सब सत्ता द्वारा सत्ता के लिए प्रायोजित खेल है, जिसको समझने की जरूरत है। जैसे खिलाड़ियों की टीम का कैप्टन खेल के मैदान में सभी खिलाड़ियों की जगह सुनिश्चित कर देता है और वह खिलाड़ी अपने कैप्टन के आदेशों का मुस्तैदी के साथ पालन करता है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं। ठीक उसी प्रकार भाजपा यूजीसी एक्ट 2026 लाई और उसी के सह पर सवर्ण छात्र छात्राएं और अधिकारी बिल के विरोध में सड़क पर उतरे और तब तक विरोध जारी रखा जब तक बिल के विवादित प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2026 तक के लिए रोक नहीं लगा दिया। हकीकतन मुद्दा भी उन्हीं का, मुद्दई भी वही, केवल समझ का फेर है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर ही लोकतंत्र की नींव डाली गई है, किंतु मूल निवासी छात्र छात्राओं को संविधान सम्मत न्याय न मिले, ऐसी धारणा के साथ देश में हंगामे खड़े किए गए और समय समय पर भिन्न भिन्न मुद्दों पर उन्हीं के द्वारा प्रायोजित हंगामे खड़े किए जाते हैं।
जिन लोगों के इशारे पर व सह पर दंगे कराए जाते हैं, वही जब घड़ियालू आंसू बहाने लगे तो उनके बीते कल को भी खंगालने की जरूरत पड़ती है। भाजपा के शासनकाल में ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारे देश के बेगुनाह 26 नागरिक मारे गए। गोदी मीडिया ने प्रचार किया कि आतंकियों ने धर्म पूंछ कर निशाना बनाया। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सच नहीं कि आतंकी हमले से पूर्व हरिद्वार के कांवड़ मेले के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दुकानों पर जाति और धर्म की पहचान के लिए नाम और पता लिखने का आदेश नहीं दिया था? मात्र इसलिए कि कोई हिंदू कांवड़िया मुसलमानों की दुकानों से खाने का सामान न खरीदे। मुस्लिम युवकों से जबरन जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करना और मना करने पर उन पर कोई न कोई इल्जाम लगाकर मार डालना, ऐसी घटनाएं क्या देश में नहीं हुई? सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय विदेश दौरे पर थे जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। विदेश की यात्रा से लौटने पर प्रधानमंत्री का पहलगाम हादसे में न जाकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या नहीं है? मूल निवासी समाज के लोगों ने यूजीसी एक्ट को उचित ही नहीं ठहराया बल्कि सराहा भी। किंतु क्या वास्तव में यूजीसी बिल मूल निवासी छात्र छात्राओं के हित में लाया गया है या कोई उनका इस बिल को लाने में अघोषित एजेंडा है जो मात्र उनके ही हित में है? मूल निवासी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन को ध्यान देने की जरूरत है जिसे उन्होंने 26 नवंबर 1949 को देश को संविधान सौंपते समय आगाह करते हुए कहा था, महानुभावों, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे न हो तो उससे जनहित न होगा, और यदि अमल करने वाले अच्छे हो तो बुरा संविधान भी हितकारी हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान पर अमल करने वाले लोग कैसे होंगे। आज ऐसे समय में यूजीसी एक्ट लाने वालों के चाल चरित्र और चेहरा को समझने की नितांत आवश्यकता है। हकीकतन यूजीसी एक्ट 2026 का मतलब है भेड़ों की सुरक्षा का दायित्व शेर को सौंपना। जिन विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं, वाइस चांसलर नहीं, वहां जो न्यायिक समितियां बनेंगी उनमें कौन लोग होंगे? यदि प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों में होंगे ही नहीं, फिर अंततः वही बनेंगे, अर्थात भेड़ों की सुरक्षा शेरों के जिम्मे। जैसे शेर अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है, वह भेड़ों की कितनी सुरक्षा करेगा, आसानी से समझा जा सकता है। आर्यपुत्रों की भी अपनी प्रकृति है जो शास्त्र सम्मत है। वे अपने शास्त्र सम्मत प्रकृति के अनुरूप ही कार्य करेंगे। जब शास्त्र शूद्रों को शिक्षा से वंचित करने का फरमान जारी करते हैं, फिर उनके वंशज शूद्रों अतिशूद्रों को उच्च शिक्षा में व्यवधान क्यों नहीं डालेंगे? वे उनका उत्पीड़न क्यों नहीं करेंगे? ये यूजीसी एक्ट 2026 भाजपा द्वारा कई राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर आर्यपुत्रों द्वारा लाया गया प्रायोजित बिल है। लोगों को ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रतिनिधि जो संसद और विधानसभाओं में हैं, उनके अपने मूल निवासी भाई बहनों का आए दिन जातीय उत्पीड़न, बलात्कार जैसे कांड होते हैं। वे अपने मुंह बंद रखते हैं, खोलते तक नहीं, फिर आर्यों के वंशज छात्र छात्राओं को न्याय प्रदान करेंगे। वे औपचारिकता के लिए एससी, एसटी, ओबीसी के विश्वविद्यालयों में उपलब्ध गूंगे बहरे प्रोफेसरों को प्रतिनिधि के तौर पर रखेंगे और पूर्व की भांति अपनी चाहत पूरी करते रहेंगे। हमारे लिए ये भी विचारणीय प्रश्न है कि जिन शासक जातियों ने सत्ता में रहते हुए एससी, एसटी, ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में विश्वविद्यालयों में हिस्सेदारी नहीं प्रदान की, उनको प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया, फिर वे मूल निवासी समाज के छात्र छात्राओं को कैसे न्याय प्रदान करेंगे? यूजीसी एक्ट 2026 का काला पक्ष आकर्षक प्रतीत होता है, किंतु भाव पक्ष साजिशपूर्ण है। यदि कोई फूलों का गुलदस्ता किसी को भेंट करे, वो निसंदेह सुंदर और आकर्षक और ग्राह्य हो सकता है, किंतु यदि उसके अंदर कोई विस्फोट छुपा कर रखा गया हो तो फिर वो ग्राह्य नहीं हो सकता, वह घातक होगा। ठीक उसी प्रकार जिस भाजपा सरकार में हिंदू राष्ट्र का सुर सुनाई दे रहा हो, भारतीय संविधान बदलने के सुर उन्हीं के नेताओं मुख से सुनाई दे रहा हो और देश के प्रधानमंत्री की कोई क्रिया और प्रतिक्रिया न हो, अर्थात अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो बड़ी आसानी से यूजीसी एक्ट 26 को अच्छी तरह समझा जा सकता है। सन 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हें उन चुनावों को येन केन प्रकारेण जितना है। यूजीसी एक्ट में इस बार 52% ओबीसी छात्र छात्राओं को भी जोड़ा गया है कि यदि उनका उत्पीड़न हुआ तो सरकार किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी पहलवानी भाषा देश के गृह मंत्री पहले ही संसद में बोल चुके हैं और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ भाजपा के और भी नेता बोल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता में बदलाव वोट से होता है। ओबीसी के वोट का दोहन करने की साजिश है यूजीसी एक्ट 2026, जिससे भाजपा अपने हिडन ऑब्जेक्टिव को हासिल कर संविधान और संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतंत्र को समाप्त कर सके। ऐसा तभी संभव है जब सामाजिक विषमता की बेल हरी भरी रहे, भारत के मूल निवासी जातियों में बनते रहे और अपनी अपनी जातियों पर गर्व करते रहें।
धन्यवाद। लेख अच्छा लगे तो कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें।